सुदर्शनपुर गांव में बिरजू नाम का एक मजदूर आदमी अपनी पत्नी कमला और 10 साल के बेटे चंदन के साथ रहता था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। और उनका घर काफी कच्चा था। छठ घास फूसते बनी थी जिसमें जगह जगह छेद हो गए थे। इसमें बारिश का पानी घर के अंदर टपकता था। पिछली बारिश में भी यही हाल था और उनका बेटा चंदन को बारिश में भीगता देख बिरजू को बहुत दुख होता था। कमला ने कहा, पिछली बारिश ने तो जीना दूभर कर दिया था बिरजू। हर कोने से पानी टपकता था। बरसात में हमने जैसे तैसे पन्नियाएं टांगी थी, लेकिन वो भी 2-4 दिन में फट गईं। चंदन और पायल भीग भीग कर कांपते रहते थे। दिल तड़प उठता था उन्हें देखकर। इस बार मैं कहती हूँ, कुछ भी हो जाए, छत की मरम्मत तो जरूर करवानी है। अब और नहीं सहा जाता। तुम सभी कहती हो, मैं मालिक के पास जाऊंगा, वो हमारी मदद करेंगे। अगर वे पैसे दे देंगे तो कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। ये कहकर वो मालिक के पास गया। मालिक, मुझे आर्थिक सहायता की बहुत जरूरत है ताकि मैं घर की मरम्मत करवा सकूं। कृपया मेरी मदद करें। मालिक ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी फैक्ट्री घाटे में जा रही है। मुझे ये बंद करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। शाम ढल चुकी है। बिरजू थका और मायूस होकर घर लौटता है। मालिक ने मना कर दिया है, काम भी छिन गया है। अब तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कमला ने कहा, अब हमें क्या करना होगा? घर में कुछ भी नहीं बचा। तुम तो काम की तलाश में बाहर गया थे, पर अब क्या होगा? बिरजू ने आश्वासन दिया, परेशान मत हो, मैं कल फिर से काम ढूंढ लूंगा और इस बार छत की मरम्मत भी करवा दूंगा। अगले दिन बिरजू काम की तलाश में बाहर निकला। उसकी नजर एक गोदाम पर पड़ी जहां काम की तलाश थी। उसने वहां काम की बात की, लेकिन वहां उसे कोई जगह नहीं मिली। वो और जगहों पर काम ढूंढता रहा, लेकिन किसी जगह पर भी उसे काम नहीं मिला। वो सोचने लगा, दिन खत्म हो गया, अब घर जाकर कमला से क्या कहूंगा। तभी एक चाय की दुकान पर बैठे लोगों से वो सुनता है कि बारिश और तेज पड़ने वाली है और गरीबों को इससे बहुत समस्या होगी। ये सुनकर बिरजू और भी मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे खुद ही काम नहीं मिल रहा था। वो घर लौटता है और कमला से कहता है, मैंने हर जगह काम ढूंढा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। अब घर में राशन भी खत्म हो गया है। तुम चंदन के लिए दवाई ले आओ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और चंदन की हालत भी बिगड़ती जा रही है। कमला फिर सोचते हुए, बिरजू, तुम एक बार श्यामलाल भैया के घर चलो। वो तो हमारे अपने हैं, तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। जब उनकी तबीयत खराब थी तब तुमने दिन रात एक कर दिया था। मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ऐसे समय में अपनों के सिवा और कौन काम आता है। बिरजू और कमला श्यामलाल के घर जाते हैं। और बिरजू श्यामलाल से कहता है, श्यामलाल भैया, मेरा बेटा चंदन बहुत बीमार है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो शायद देर हो जाए। मैं आपसे बहुत विनती करता हूँ, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भैया। सच कह रहा हूँ, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। हो सके तो मुझे माफ कर देना बिरजू।
अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन भाई, मैं भी मजबूर। श्यामलाल भैया, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बात है मेरे बेटे चंदन की जिंदगी की। क्या वाकई तुम मेरी इस गंभीर स्थिति में मदद नहीं कर सकते? क्या मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी थोड़ी सी दया और सहायता के लायक भी नहीं है? मैं जानता हूं कि मुश्किलें सब पर आती हैं, लेकिन जब अपने भी मुंह मोड़ लें तो इंसान कहां जाए? बिरजू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी हालत देखकर वाकई बहुत दुख हो रहा है। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे अपने हालात भी इस समय ठीक नहीं हैं। कर्ज में डूबा हुआ हूं, घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा है। लेकिन हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाला तुम्हें किसी और राह से जरूर मदद भेजेगा। तुम जैसे नेक इंसान को भगवान अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिरजू और कमला भारी मन से, टूटे हुए सपनों और दिल में एक गहरी चिंता के साथ श्यामलाल के घर से बाहर निकलते हैं। कमला ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, शायद श्यामलाल अब बुला ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सड़क पर लौटते समय उनकी आंखें नम थीं, पैर जैसे बोझ से दबे हुए। उसी समय श्यामलाल का एक पुराना दोस्त रमेश उसके घर के बाहर आकर दस्तक देता है। कौन था अभी? जाते हुए चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, बहुत परेशान दिख रहा था। अरे, वो बिरजू था, मेरा बचपन का यार। उसका बेटा चंदन बहुत बीमार है। इलाज के लिए मुझसे थोड़े पैसे उधार मांगने आया था। तुमने क्या किया? मदद की? नहीं भाई, साफ मना कर दिया। मैं कोई दानवीर थोड़ी ही हूं जो किसी की मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती तब तक ही ठीक है जब तक निभाने में फायदा हो। रमेश नाराज होकर, पर श्यामलाल, बिरजू ने तो तुम्हारे लिए न जाने कितनी बार अपने काम छोड़े, तुम्हारे बुरे वक्त में साथ खड़ा रहा। जब तुम्हारा कारोबार ठप पड़ा था, तब भी उसी ने तुम्हें संभाला था। और आज जब वही दोस्त जरूरत में था, तुमने उसे यूं ही लौटा दिया। चलो मान लो, अगर मैं उसे पैसे दे भी देता तो लौटाएगा कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है, खुद ही तंगी में है। अगर मैं हर किसी की मदद करने लगूं तो खुद सड़क पर आ जाऊं। श्यामलाल, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोचो, अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो क्या तुम्हें चैन मिलेगा कि तुम उसकी मदद कर सकते थे, मगर नहीं की? तो क्या करूं? हो गया तो हो जाने दो। वो और उसकी बीवी देखें अपना मामला। इस दुनिया में मैं अकेला तो नहीं हूं, कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। भगवान का थोड़ा भी डर करो श्यामलाल। मुसीबत आने में वक्त नहीं लगता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा यही घमंड, यही खुदगर्जी एक दिन तुम्हें ले डूबे। श्यामलाल, अरे यार, ये सब फालतू की बातें मत किया करो। घमंड वमंड कुछ नहीं होता, और भगवान भी कोई मदद नहीं करता। मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या ना दूं ये मेरी मर्जी है। हर कोई अपना ही देखता है, और मैं भी वही कर रहा हूं। रमेश चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में निराशा और श्यामलाल के लिए एक गहरा संदेह झलकता है। बिरजू बेहद परेशान और बेबस था। उसने गांव के हर जानने वाले से मदद मांगी, उधार के लिए हाथ फैलाया, पर किसी ने भी 1 रुपया तक नहीं दिया। हर जगह से बस एक जैसी बेरुखी भरी आवाजें सुनने को मिली। भाई, खुद ही मुश्किल में हूँ। इस महंगाई में तो अपना घर चलाना भारी है। काश मैं मदद कर पाता, लेकिन हाथ तंग है। इन शब्दों ने बिरजू के दिल को और तोड़ दिया। वो सोचने लगा, क्या वाकई मेरे लिए कोई नहीं बचा इस दुनिया में? क्यों हर कोई मुसीबत में मुंह मोड़ लेता है? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वो जैसे ही घर में घुसा, तभी चंदन की टूटी हुई और कमजोर आवाज सुनाई दी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सारे कपड़े गीले हो गए हैं, शरीर कांप रहा है जैसे बर्फ में बैठा हूँ। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। कुछ करते क्यों नहीं? मैं अब और नहीं सह पा रहा माँ। उस मासूम की आवाज सुनकर कमला का कलेजा कांप उठा। वो पास बैठी बैठी चंदन को पंखा झलती रही,
फिर बिरजू की ओर देखा और भर्राए स्वर में बोली, बिरजू, अब और देर मत करो। चंदन की हालत हर पल बिगड़ती जा रही है। उसे तुरंत दवा की जरूरत है। मैं कहती हूँ तुम एक बार गांव के मुखिया जी के पास जाओ। शायद वही हमारी आखिरी उम्मीद हो। वो अच्छे इंसान हैं, शायद मदद कर दें। बिरजू ने कांपते हाथों से चंदन का माथा छुआ। वो तेज बुखार में तप रहा था और उसी पल बिरजू ने तय किया, अब शर्म लिहाज छोड़कर अपने बेटे की जान बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। भीगे हुए कपड़ों में कांपता, नजरें झुकाए बिरजू रघु भारी कदमों से मुखिया जी के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसका गला भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीमी आवाज में पुकारा,